वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है इन्फोसिस की। इन्फोसिस की चोरी और कॉग्निजेंट के काले कारनामे अब सबके सामने आ गए हैं और ये दोनों कंपनीज अपनी सफाई देने के बजाय एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं समझाता हूं कि ये सारा केस है क्या। बेसिकली सबसे पहले अगस्त 2022 में कॉग्निजेंट ने इन्फोसिस पर ट्रिजिटो सॉफ्टवेयर के ट्रेड सीक्रेट्स चुराने का आरोप लगाया था। ट्रिजिटो के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, कॉग्निजेंट ने इस कंपनी को एक्वायर किया हुआ था। तो ट्रिजिटो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। कॉग्निजेंट का कहना है कि ट्रिजिटो के सॉफ्टवेयर ट्रेड सीक्रेट्स चुराए हैं इन्फोसिस ने। और कॉग्निजेंट आखिर किस ट्रेड सीक्रेट की बात कर रहा है? वो ट्रेड सीक्रेट है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। बेसिकली ट्राइजिटो का फेसेट और QNXT सॉफ्टवेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ऑटोमेशन करने के लिए यूज होता है। फेसेट्स और QNXT ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं जिसको ट्रीजेटो ने बनाया है। ट्रीजेटो क्या है? ट्रीजेटो सब्सिडरी है कॉग्निजेंट की। ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप करके बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन न हो इस न्यूज में, क्योंकि ये एक IT सेक्टर से न्यूज है। कॉग्निजेंट का कहना है कि इन्फोसिस ने ट्राइजेटो के सॉफ्टवेयर का मिस यूज करके टेस्ट केसेस फॉर फेसेट्स बनाया था, जो ट्राइजेटो के डेटा का रीपैकेज्ड वर्जन है। आप समझ रहे हो? इनके कहने का मतलब है कि इन्फोसिस इनके सॉफ्टवेयर्स को यूज करके रीपैकेज रीब्रांडिंग करके सेल कर रहा है। और मैंने शुरू में ही बताया था कि ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं। और मैंने क्यों ऐसा बताया था, उसका रीजन ये है कि इन्फोसिस ने कॉग्निजेंट पर टेक्सास कोर्ट में काउंटर क्लेम फाइल किया है, जिसमें उन्होंने कॉग्निजेंट पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट करके हायर करने का आरोप लगाया है। इन्फोसिस का क्या कहना है कि कॉग्निजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ऐसे क्लॉजेस इंक्लूड करता है जो क्लाइंट्स को दूसरे कॉम्पिटिटर से IT सर्विसेज लेने से रोकते हैं। यानी कि अगर मैं कोई क्लाइंट हूं और मैं कॉग्निजेंट के पास जाता हूं तो जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर कॉग्निजेंट मेरे लिए बनाएगा, उससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें हम लोग पैसे की बात करते हैं, डिलीवरी हमें क्या मिलेगी उसकी बात करते हैं। तो कॉग्निजेंट कुछ वैसे क्लॉज साइन करवाता है कि अगर कल को मुझे कॉग्निजेंट की सर्विसेज नहीं पसंद आती है तो फिर मैं किसी और कंपनी से जाके सर्विसेज नहीं ले सकता। यानी कि इन्फोसिस से सर्विसेज नहीं ले सकता, TCS से सर्विसेज नहीं ले सकता, ऐसा कहना है इन्फोसिस का। और ये बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है। इन्फोसिस ने ये भी इल्जाम लगाया है कि ये उनके कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते हैं और उन्होंने बाकायदा नाम भी दिया है कि कॉग्निजेंट ने उनके एक्स एग्जीक्यूटिव रवि कुमार को CEO बना करके हेलेक्स प्रोजेक्ट को डिले करवाया था। हेलेक्स एक प्रोजेक्ट था जो इन्फोसिस के अंडर था और इन्फोसिस में रवि कुमार फॉर्मर प्रेसिडेंट के पोजीशन पे थे और कॉग्निजेंट ने उनको CEO बनाया। और इस मेथोडोलॉजी को कहते हैं एम्प्लॉय हाईजैकिंग, जो कॉग्निजेंट अभी कर रहा है। अभी कोई भी चीज प्रूफ नहीं हुआ है, ये सिर्फ न्यूज है और मैंने इसमें अपना पर्सपेक्टिव आपको समझाया है, क्योंकि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने भी यही इल्जाम लगाया कॉग्निजेंट पे। उन्होंने भी कहा है कि कॉग्निजेंट उनके की सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट करके रिक्रूटमेंट करता है। यानी कि कॉग्निजेंट जो गंदा गेम खेल रहा है ना, वो टारगेटेड रिक्रूटमेंट कर रहा है और ऐसी बहुत सारी कंपनियां करती हैं। ये कोई नई कंपनी नहीं है कॉग्निजेंट, ऐसा पहले भी होता था। और जेप्टो ने भी कुछ टाइम पहले किया था, मैंने न्यूज कवर किया था। जेप्टो ब्लिंकिट के टीम मेंबर्स को हायर कर रहा है। आई होप आपको ये न्यूज पसंद आई होगी। मैंने बहुत दिल से ये न्यूज बनाई है। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर दबाइए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा ग्रो करना है। मैं ऐसी ही न्यूज आपके लिए लाता रहूंगा डेली। अगली न्यूज है लक्ष्मी डेंटल के IPO की। काफी दिनों बाद हम IPO की न्यूज कवर कर रहे हैं, क्योंकि IPO अभी इधर बीच आ नहीं रहे थे। मैंने ये न्यूज काफी पहले आपके लिए रिलीज की है ताकि आप अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। 13 जनवरी 2025 को ये IPO ओपन होगा और 15 जनवरी तक चलेगा। IPO का प्राइस बैंड की बात करूं तो IPO का प्राइस बैंड 407 से 428 रुपए पर शेयर होने वाला है और कंपनी इस IPO से 698.06 करोड़ रुपीज रेस करेगी, जिसमें से 138 करोड़ रुपीज फ्रेश इशू होगा और 560 करोड़ रुपीज ऑफर फॉर सेल के लिए है। ये चीज आपके लिए बहुत समझने की जरूरत है। ऑफर फॉर सेल की प्राइस बहुत ज्यादा है। ऑफर फॉर सेल 560 करोड़ का है और फ्रेश इशू सिर्फ 138 करोड़ रुपीज का है। तो इसमें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, प्लीज बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। और अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो इसका 166 रुपीस चल रहा है। एक लॉट में 33 शेयर्स होंगे। हालांकि IPO का अलॉटमेंट 16 जनवरी को होगा और लिस्टिंग 20 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। और इसमें लीड मैनेजर्स में कुछ बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि नुवामा, मोतीलाल ओसवाल और SBI कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 163.84 करोड़ से 195.26 करोड़ तो हो गया, लेकिन इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं।
तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप DRHP जरूर पढ़ें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ट्विटर पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने कुछ सिलेक्टेड सर्कल्स में ट्रूली अनलिमिटेड 4G डेटा ऑफर करना शुरू कर दिया है ताकि वो जियो और एयरटेल के साथ टक्कर ले सके। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि जियो और एयरटेल के साथ टक्कर ले सकता है वोडाफोन, बट कोई बात नहीं, वोडाफोन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, हो सकता है वो जियो और एयरटेल के आसपास कहीं आ जाए। और अगर मैं इन प्लान्स की बात करूं तो ये नए प्लान्स नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्टिंग प्लान्स का ही रिवैम्प है जिसमें FUP लिमिट नहीं होगी। FUP लिमिट हटा दी गई है। अगर आपको FUP लिमिट मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि FUP लिमिट, पहले तो FUP का मतलब क्या होता है? FUP का फुल फॉर्म होता है फेयर यूजेस पॉलिसी। तो FUP लिमिट एक डेटा यूजेस रिस्ट्रिक्शन होती है जो टेलीकॉम कंपनीज अपने अनलिमिटेड प्लान्स पर लगाती हैं। इसका मेन पर्पस हैवी डेटा यूजर्स को कंट्रोल करना और नेटवर्क कंजेशन से बचना होता है। शायद मैंने बहुत जल्दी में आपको बता दिया, मैं थोड़ा सा स्लो और आराम से समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब आप डेली मंथली डेटा लिमिट क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आपने देखा होगा कि कई बार इंटरनेट स्पीड काफी स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लान अनलिमिटेड 4G डेटा का प्रॉमिस करता है लेकिन FUP लिमिट 2 GB पर डे है, तो जब आपका 2 GB रहेगा तब तक आप पूरी स्पीड से 4G यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका 2 GB का कोटा पूरा हुआ तो फिर स्पीड कम कर दी जाती है, जैसे 64 kbps या फिर 128 kbps की स्पीड हो जाती है। और ये ट्रूली अनलिमिटेड 4G जो वोडाफोन आइडिया लेकर के आया है वो फिलहाल मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ही अवेलेबल है। साथ में ही VI ने सुपर हीरो प्रीपेड पैक्स भी लॉन्च किया है जिसमें आपको रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक अनलिमिटेड डेटा और वीकेंड डेटा रोल ओवर का ऑफर भी मिलेगा। आपको अगर रोल ओवर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। बेसिकली रोल ओवर ऑफर का मतलब है कि अगर आपका डेली या फिर वीकली डेटा पूरा यूज नहीं होता तो बचा हुआ डेटा नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप मान लो आपके पास 2 GB पर डे का डेटा प्लान है, लेकिन आज आप सिर्फ 1 GB ही यूज करते हो तो आपका 1 GB तो बचा रह गया। तो जो वो बचा हुआ 1 GB है वो अगले दिन एड ऑन हो जाता है, यानी कि कल आप 3 GB यूज कर सकते हो पूरे दिन में। कुछ कंपनीज में तो ये वीकली रोल ओवर होता है। फिलहाल अगर मैं एग्जांपल में आपको तो बताऊं, वैसे 2 कंपनीज हैं जो पोस्ट पेड प्लान्स डेटा रोल ओवर फीचर देती हैं, वो है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। आप मुझे कमेंट में बताओ कि जियो ये सर्विस प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। वैसे वोडाफोन आइडिया काफी स्लो चल रहा है मैं बताऊं तो, और BSNL भी स्लो चल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया भी कछुए की चाल चल रहा है BSNL की तरह। बिल्कुल मतलब लग रहा है कोई PSU है, ना कि कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो 5G रोल आउट है वो मार्च 2025 में शुरू होगा। यहाँ जियो और एयरटेल पहले से ही 5G अपना स्टार्ट कर चुके हैं और VI अभी 5G रोल आउट करने जा रहा है। बट कोई बात नहीं, VI, एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ मिलकर नेटवर्क अपग्रेड कर रहा है। अगली न्यूज है जस्ट डायल की। जस्ट डायल का Q3 FY25 में नेट प्रॉफिट 43% बढ़कर 131.31 करोड़ रुपीस हो गया, जो पिछले साल 92.01 करोड़ रुपीस ही था। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 8.4% बढ़कर 287.33 करोड़ रुपीस हो गया, जो कंपनी का अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू है। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम 364.74 करोड़ रुपीस रहा, जो 7.3% का ग्रोथ दिखाता है। जबकि अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो कंपनी ने एक्सपेंस भी बहुत कम किया है। कंपनी ने 1.55% एक्सपेंस कम करके 215.57 करोड़ का अपना एक्सपेंस कम कर लिया है। चलिए आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सी कंपनी है जो जस्ट डायल को ओन करती है। अगली न्यूज है एक मल्टी बैगर की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुदर्शन फार्मा की। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज जो 50 रुपए से कम का स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक है, इसने 188.34 करोड़ रुपीस का फंड रेज करने का प्लान अनाउंस किया है। ये फंड रेज 4.3 करोड़ का कन्वर्टेबल वारंट्स इशू करके होगा, जो प्रमोटर्स और पब्लिक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को मिलेगा। कंपनी के स्टॉक के बारे में बताऊं तो कंपनी का स्टॉक एक साल में ही 525% का रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीने की बात बताओ तो 6 महीने में 450% का रिटर्न और 1 महीने में 14% का ग्रोथ दिखाया है इस स्टॉक ने। 2025 में भी 8% का रिटर्न दे दिया है इस कंपनी ने, जबकि फ्रंटलाइन इंडाइसेस 0 रिटर्न पे हैं। ये स्टॉक सिर्फ BSE पे ही लिस्टेड है और इसका 52 वीक हाई 53.50 है, और अगर मैं 52 वीक लो की बात करूं तो
5.82 रुपीज है। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज आप इस कंपनी में इन्वेस्ट अगर आप करने का सोच रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना, एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी का वैल्यूएशन भी देखना। बिना वैल्यूएशन देखे किसी भी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं उतनी ही रिस्की भी होती हैं। अगली न्यूज है मार्केट की, और ये न्यूज को पूरी तरह से हिला के रख सकता है अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो। सेबी हो सकता है कि एफएनओ के कुछ रूल्स चेंज करे, और ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं वो भी आपको इस न्यूज में समझ में आएगा। एक्चुअली सेबी मार्केट में मैनिपुलेशन और पंप एंड डंप प्रैक्टिसेस पर नजर रखे हुए है, खासकर इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स के ट्रेड पर। और ये जब से केतन पारीक का नया स्कैम आया है सामने जो रिसेंटली हुआ था, उसके बाद से ये सारी चीजें और बढ़ गई हैं। सेबी मेंबर आनंद नारायण ने कहा कि कुछ बड़े प्लेयर्स कैश मार्केट में ज्यादा बाइंग या सेलिंग करके डेरिवेटिव्स मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो वॉलेटिलिटी बढ़ाता है। हालांकि एक्सपायरी के टाइम पे कैश मार्केट में मैनिपुलेशन भी एक कंसर्न है। सेबी इस पर डिस्कशन कर रहा है और अभी कोई तुरंत रूल चेंज नहीं होगा। एफएनओ मार्केट में टॉप स्टॉक्स का वेटेज लिमिट होना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर सेबी विचार कर रहा है। वैसे आपका क्या सजेशन है, क्या इस पे कोई रूल आना चाहिए वेटेज लिमिट पे? अगली न्यूज है डी मार्ट की। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर में डी मार्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि डी मार्ट का Q3 FY25 का नेट प्रॉफिट 4.7% से बढ़कर 7,723 करोड़ रुपीस हो गया है, जो पिछले साल 690.61 करोड़ रुपीस था। रेवेन्यू 17.6% से बढ़कर 15,972.55 करोड़ रुपीस हो गया है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो यही रेवेन्यू 13,572.47 करोड़ रुपीस था। टोटल एक्सपेंस भी मैं बता देता हूं आपको, टोटल एक्सपेंस भी 18.62% से बढ़कर 13,056 करोड़ रुपीस हो गया है। हालांकि जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो फिर कंपनी के एक्सपेंस भी थोड़े से बढ़ेंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज और कहा जा रहा है मार्केट में कि डी मार्ट को जोमेटो और स्विगी ने एक तरह से डार्क स्टोर की तरह बना लिया, और डी मार्ट को डार्क स्टोर एज अ डार्क स्टोर वो लोग यूज करते हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस पे, आप जरूर इस पे बताओ। और एक और क्वेश्चन है, किस बड़े इन्वेस्टर का है डी मार्ट, यानी कि कौन सा इन्वेस्टर ओन करता है डी मार्ट? वो नाम बहुत फेमस है, वो आप कमेंट में तुरंत बताओ। और आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमारी वीडियो को बूस्ट मिलता है और मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। थैंक यू वेरी मच।